हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल। ब्रेनीपीडिया स्किल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। उस राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या चीजें सम्मिलित है, क्या क्या चीजें सम्मिलित नहीं है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। साथ ही साथ नेशनल इनकम होती क्या है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप रेगुलर क्लासेस देख सकें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप बहुत सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज हम समझते हैं नेशनल इनकम। देखो, इनकम को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी कितने तरीके की होती है। हमें मालूम है कि इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब होते हैं। तो वहीं से ही कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इनकम जनरेशन का, आय के अर्जन का। तो आय अर्जित कैसे की जाती है? आय अर्जन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिलेगी, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा, किसी ने पैसा उधार दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। इन्हीं सभी चीजों के बीच में हमारी आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। So we'll see that what are the factors that can be included in national income and what are not the which are the factors which are not going to be included in the national income। तो चलिए देखते हैं पहले तो कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। आपको मैंने बता दिया है कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र; सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र; और उसके बाद तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है वो है टर्शरी सेक्टर। सेकंड नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड नंबर पर प्राइमरी सेक्टर। जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। चलो देखते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है कि किसी एक देश के द्वारा कमाए गए एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा कमाई गई कुल साधन आय का योग। अब यहां से दो बातें निकल कर आ गई। एक तो आ गई साधन आय। कौन सी आय? साधन आय, दैट मीन्स फैक्टर इनकम। और दूसरी बात, सामान्य नागरिक कौन होते हैं। तो फैक्टर इनकम को पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद सामान्य नागरिकों के बारे में बात करें। जैसे इकोनॉमी में मेजरली 2 सेक्टर होते हैं। देखिए, इकोनॉमी में मेजरली 2 सेक्टर होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड, गृह क्षेत्र, और दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर, उत्पादन करता। अब हाउस होल्ड के पास कुछ चीजें होती हैं जो प्रोड्यूसर को उपलब्ध कराता है उत्पादन करने के लिए। क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो आर्थिक गतिविधियां चलेंगी कैसे? क्या क्या उपलब्ध कराएगा? लैंड, जमीन, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी। और फिर बिजनेसमैन भी कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? हाउस होल्ड से निकल के, जोखिम लेने वाला व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर। ये सारी चीजें हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर को। अब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देगा बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। अभी एक चीज बताओ, हर हाउस होल्ड के पास रिसोर्सेज होने जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक हाउस होल्ड खर्चा तो कर सकता है ना। जैसे कि हम टूथपेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो एक का खर्चा हमेशा दूसरे के लिए आय का निर्माण करता है। तो प्रोड्यूसर बदले में क्या प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को? सैलरी, वेजेस, पेमेंट, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। साधन जो सर्विसेज एंड गुड्स लिए गए हैं उनको, जैसे कि यहां देखें, जमीन को क्या मिलेगा? किराया, रेंट। लेबर को क्या मिलेगी? मजदूरी, श्रम, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलेगा? ब्याज। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो इस प्रकार की आय जो कि किसी कार्य के बदले में हमें प्राप्त होती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट वह व्यक्ति है जो एक देश में रहता है, साथ ही साथ उसका आर्थिक हित उस देश से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक व्यक्ति है, सुबह नेपाल बॉर्डर पे रहता है, यहां से उठकर सुबह नेपाल जाता है, कुछ सामान बेचकर या नौकरी करके वापस लौटकर इंडिया आ जाता है।
तो उसकी सारी आर्थिक गतिविधियां इंडिया में हो रही हैं, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। हाँ, कमा वहां पे रहा है लेकिन खर्च यहाँ पे कर रहा है। तो वो भारत का सामान्य निवासी है। इसी तरीके से कोई नेपाल का व्यक्ति इंडिया आ रहा है और शाम को वापस लौट रहा है, या 2 दिन बाद वापस लौट रहा है, या 5 दिन बाद वापस लौट रहा है, चाहे महीने भर बाद वापस लौट रहा है, वो नेपाल का सामान्य निवासी माना जाएगा। इस सामान्य निवासी का नाम नागरिक से नहीं है। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू सिटीजन। सिटीजन इज डिफरेंट थिंग, व्हाइल normal resident is a different thing. That means a person who has stayed for more than 1 year, 1 वर्ष तक से ज्यादा कोई व्यक्ति किसी देश में रह रहा है, और रहने का कारण है कि वह व्यक्ति का आर्थिक हित उस देश से जुड़ गया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन हैज बिलोंग टू दैट कंट्री। इज दैट क्लियर? दोनों बातें समझ में आ गई? अभी कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने आया है, घूमने फिरने आया है, वो सामान्य निवासी की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक राष्ट्र की आय की गणना कर रहे हैं। जैसे हम इंडिया की नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो इंडिया में रह के जिन जिन लोगों ने कमाया है, और इंडिया से बाहर रह के इंडिया के जिन लोगों ने कमाया है, उन सबकी नेशनल इनकम, उन सबकी आय नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप लोगों के लिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। स्टे इन अ कंट्री शुड बी मोर देन फॉर 1 year एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग शुड बी इकोनॉमिक। चलिए फैक्टर इनकम देखते हैं। आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी और अर्न इनकम इज द इनकम derived from the factor of production, land, labor, capital, entrepreneurship। ऑलरेडी बता चुका हूं। लैंड दैट मीन्स लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें फैक्टर इनकम बना। जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो केवल साधन आय को ही जोड़ेंगे। ओनली फैक्टर इनकम शैल बी इंक्लूडेड। ओनली फैक्टर इनकम, नोट द ट्रांसफर इनकम। किसी भी तरीके से ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। अब सर ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैंने आपको शुरुआत में एक चीज समझाई थी, जैसे कि फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स वो हैं जो कि यूज में लेती हैं हाउस होल्ड से मिलने वाले फैक्टर सर्विसेज को। ये फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लौट कर आ रही है। देखो यहां पर किसी भी तरीके का, इसके हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। द्विक्षेत्रीय क्योंकि यहां पर एक फर्म है और दूसरा हाउस होल्ड है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, फर्म दैट मीन्स प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आती है। लेकिन हम अभी टू सेक्टर इकोनॉमी में समझ रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इधर भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे अपन बोलेंगे रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह। यहां देखिए स्पेंडिंग कर रहे हैं, पैसे में पैसा इन्वॉल्व है, फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, पैसे में पैसा इन्वॉल्व है। इसे बोलेंगे हम नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो। नॉमिनल फ्लो या इसे बोलेंगे हम लोग मनी फ्लो। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। ज्यादा इस पे आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। उससे पहले ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब ये सरकार प्रोवाइड कर रही है, सरकार उपलब्ध करा रही है बेरोजगारी भत्ता उन व्यक्तियों को जो लोग कहीं भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उसके बदले में सरकार को कुछ काम करके थोड़ी देने वो लोग नहीं दे रहे, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफर इनकम, क्योंकि सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट जैसे कि ओल्ड एज पेंशन। अब पेंशन 2 तरीके की होती है। पेंशन आर ऑफ 2 काइंड, बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो होती है ओल्ड एज पेंशन और दूसरी होती है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन जैसे कुछ के पेरेंट्स रिटायर होके आ गए होंगे, उनको पेंशन मिल रही होगी सरकार की तरफ से हर महीने। तो जिस समय वो नौकरी में थे उसी समय उसका प्रायोजन, उसी समय उसका प्रोविजन कर दिया गया था। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इनकम से काटा जाता था ताकि
पेंशन उपलब्ध कराई जा सके। तो वो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फ्यूचर में किया जाने वाला खर्चा है, क्योंकि आज वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो रिटायरमेंट पेंशन एक फैक्टर इनकम है, ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। और इनको किसी भी तरीके से, दीज आर द पेमेंट्स मेड विदाउट एनी कोरेस्पॉन्डिंग गुड्स और सर्विस, बदले में कुछ नहीं जा रहा है, इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। वी डोंट इंक्लूड इट इन द नेशनल इनकम। होपफुली आपको ट्रांसफर इनकम या हस्तांतरण आय, स्थानांतरण आय का मतलब क्लियर हो गया होगा। फैक्टर इनकम और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? फैक्टर इनकम एक बायलेटरल कॉन्सेप्ट है। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय अवधारणा है। फैक्टर इनकम इज अ बायलेटरल कॉन्सेप्ट। बायलेटरल, टेकन फॉर ग्रांटेड, जो मिल रहा है उसके बदले में हम कुछ दे रहे हैं। बायलेटरल द्विपक्षीय, द्विपक्षीय अवधारणा है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आता है। जबकि ट्रांसफर इनकम इज अ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट का मतलब एक पक्षीय अवधारणा है, एक पक्षीय अवधारणा है। ये किसी भी प्रकार से द्विपक्षीय नहीं होगी, एक पक्षीय अवधारणा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम? ओल्ड एज पेंशन बताया था नहीं होता है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ हाउस, बिल्कुल। किराया दे रहा है तो बदले में घर में भी तो रह रहा है भैया। किराया देता हूं तो घर में भी तो काम में लेते हो भैया, उसके बदले में ही तो हम आपसे किराया मांग रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बता दिया है। स्कॉलरशिप सरकार आपको दे रही है, सरकार को बदले में आप कुछ नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड, स्थानांतरण आय किस प्रकार से प्राप्त होती है? देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलिए देखते हैं। ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, बिना किसी उत्पादक सेवा के। पूंजी निवेश के बदले में तो क्या प्राप्त होता है? ब्याज। श्रम के लिए मजदूरी के रूप में नहीं, ये फैक्टर इनकम हो गई। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम? सैलरी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, गवर्नमेंट पेंशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो गवर्नमेंट पेंशन का मतलब यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन डिस्कस कंसीडर करेंगे जब तक कि रिटायरमेंट पेंशन ना हो। तो आंसर होगा नोट एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस फैक्टर इनकम है, सैलरी फैक्टर इनकम है, गवर्नमेंट पेंशन सरकारी पेंशन। चलिए अगला देखते हैं। ओल्ड एज पेंशन इज क्लासिफाइड एज, तो उसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। ट्रांसफर इनकम, स्थानांतरण आय, क्योंकि किसी बुजुर्ग आदमी से कैसे काम कराओगे, क्योंकि वो वैसे ही मजबूर हैं कि पैसा नहीं कमा सकते। तो सरकार एक सामाजिक सरोकार निभाते हुए, एक सोशल सिक्योरिटी या फिर एक सोशल में से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए वो लोग उन्हें पैसा दे देते हैं। फैक्टर इनकम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेजेस तो आएंगी, रेंट भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम? बताइए। डोनेशंस ट्रांसफर इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ट्रांसफर इनकम है, स्कॉलरशिप ट्रांसफर इनकम है। तो ये तो नहीं होंगे। ब्याज जो मिल रहा है उसके लिए हमने पैसा दिया हुआ है सामने वाले को। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये आपकी फैक्टर इनकम है। अब आप बोलोगे बैंक में पैसा जमा कराया है उस पर ब्याज आ रहा है, वो फैक्टर इनकम कैसे है? तो भैया बैंक ने आपका पैसा लिया है, वो आगे पैसा देगा, पैसा कमाएगा आपके पैसे से। ऐसे कोई मुफ्त में थोड़ी रख के अपने पास और आपको ब्याज देने वाला है। यही तो कमर्शियल बैंक की कमाई है। जब मनी एंड बैंकिंग टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए, ट्रांसफर इनकम इज इंक्लूडेड इन, कहीं भी इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन पर्सनल इनकम में तो इंक्लूड होती है, व्यक्तिगत आय। आपने किसी महीने 50,000 रुपए कमाए और 20,000 रुपए सरकार की तरफ से आपको अनुदान मिल गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपकी टोटल इनकम तो 70,000 हो गई। आपकी व्यक्तिगत आय में तो वो जुड़ेगा, लेकिन ना तो राष्ट्रीय आय में ना जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब पर्सनल इनकम में तो वो जुड़ेगा। फैक्टर इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडीज, नो चैरिटेबल डोनेशन, नो टैक्स रिफंड, नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? उत्पादन होगा तभी आय का सृजन होगा, ध्यान रखना। उत्पादन करता ही वास्तविक रूप से एक उपभोग करता है, इज एन एक्टिव कंज्यूमर ऑफ वोट फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज।
ऑफ फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का वो एक सक्रिय उपभोग करता है। क्यों करता है? आप कहीं फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो देखेंगे वहां पर पूरा वातावरण ही बदल जाता है कुछ दिनों बाद, क्योंकि फैक्ट्री लगाई है तो वहां पर लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, जमीन की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, जोखिम लेने की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साधन आय उत्पन्न होने लग जाएगी। तो ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, साधन आय क्या होती है, हस्तांतरित आय क्या होती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। रेगुलर लेक्चर सीरीज हम लोग लेकर चलेंगे। उस चीज को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप इन क्लासेस को आगे भी पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।